हाँ बेटा, देखिए, आज का हम लोग का क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एक विध्वंसक फंगस है जिसको फंगल डिजीज है, जिसे हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं। और ये चैप्टर जो है वो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है बेटा। ढेर सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अलग अलग जगह पे हो सकता है, और हम यहाँ जो काशी विद्यापीठ के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो एक घातक रोग है, आलू के पौधों में लगता है। और जब फसल पक के तैयार होने वाली होती है उस समय इस रोग का प्रकोप होता है, जिससे पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। प्रोडक्टिविटी जो है, यील्ड जो है फसल का, वो बहुत कम हो जाता है, किसानों को नुकसान होता है। इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीएससी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए और देखिए। जो नहीं समझ में आता है उसको आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर आपको दें हम। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि हेडिंग है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है बेटा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है, ठीक है, आलू के ऊपर हमारा आपका डिस्कशन है। और चलो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है आलू इज अ नेटिव ऑफ नॉर्दर्न एंड्रीज। याद रखो बेटा, आलू हम लोग भारत के निवासी हैं और ये इंडिया का नेटिव नहीं है। आलू का पौधा जो है वो भारतीय नहीं है। ठीक है, नॉर्दर्न एंड्रीज जो पहाड़ियाँ हैं उस एरिया का आलू है, वहाँ का है। याद रखिएगा, इसको हमेशा आपको क्वेश्चन बन सकता है। द लेट ब्लाइट इज आल्सो ऑकर्ड एज पोटैटो इन एंडीज एज एन एंडेमिक डिजीज। याद रखो बेटा, इस एरिया में, इंडीज के एरिया में, ये एक एंडेमिक डिजीज के रूप में ये रोग देखने को मिलता है। वहाँ के, आपको मालूम है कि जो डिजीज का फैलाव होता है बेटा वो चार तरह से होता है। स्पोरेडिक होता है, एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है और पैंडेमिक होता है। ठीक है बेटा, यहाँ एंडेमिक की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। यहाँ बेटा नेक्स्ट है टॉपिक इन इंडिया। हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। कहीं क्वेश्चन होगा तब पूछिएगा। इन इंडिया, अपने देश की अगर बात करें, द डिजीज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। याद रखो बेटा, सबसे पहले जो रोग था अपने देश में कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ और कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो नीलगिरी हिल, याद रखो बेटा, नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं उसमें इंट्रोड्यूस हुआ। और 1870 1870 से 1880 के बीच में, याद रखो बेटा, इस समय हुआ। सून आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ, ये जो रोग वहाँ दिखाई दिया, वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम दार्जिलिंग। याद रखो बेटा, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। ठीक है, दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालयाज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पोटैटोज देयर। ठीक है बेटा, जो अंग्रेज उस समय आलू की खेती कर रहे थे और उनमें ये रोग देखने को मिला। आगे बेटा नेक्स्ट, द फिजियोलॉजी of fungus did not permit it to reach the plains of India where temperature was relatively high and developed of disease। याद रखो बेटा, जो जैसे जो प्लेन इलाके थे भारत के, ठीक है, अभी भी जो हम लोग नॉर्थ वाले रीजन में रहते हैं या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में रहते हैं, इन क्षेत्रों में ये नहीं फैल पा रहा था। जो टेम्परेचर का रेंज था वो इसको फैलने से रोक दे रहा था, तापमान का। आगे पढ़ते हैं बेटा, ड्यूरिंग 1899 to 1900 इट वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्लेन ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। आप हुगली डिस्ट्रिक्ट जानते हैं, वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का एक जिला है हुगली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोलकाता के पास है। और उस जगह पे सबसे पहले देखने को मिला कब? 1899। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा इस रोग का। यह रोग भारत में कब आया और कैसे इसका फैलाव हुआ? हुगली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। आगे बेटा, द डिजीज स्प्रेड। याद रखो बेटा, ये रोग फैला, डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट। ठीक है, अन्य दूसरे स्टेट्स में फैल गया। ये रोग लगभग 1901 से 1902 के बीच में, एंड वॉज अगेन हॉर्डेड ऑन
हर्डेड और फ्रॉम एनीवेयर इन द प्लेन अबाउट द डिकेज। याद रखो बेटा, एक दशक के अंदर, एक 10 साल के समय के अंदर ये रोग लगभग भारत में हर जगह फैल गया। आगे देखो बेटा, यहां बता रहा है सीवियर ब्रेकआउट, इसका बेटा घातक परिणाम देखने को मिला। सीवियर मतलब गंभीर परिणाम फसल पे देखने को मिला। द डिजीज वॉज रिपोर्टेड इन 1912 टू 1930, 1912 से 1913 में जोरहट आसाम ये रोग सीवियर ब्रेक थ्रू दिया बेटा, बहुत ज्यादा फैला जोरहट में। एंड 1913 इन रंगपुर वेस्ट बंगाल, साबर एंड भागलपुर बिहार। इट वॉज रिपोर्टेड, इस लाइन को पढ़िएगा ध्यान से, इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम पूसा बिहार इन फरवरी 1928। ठीक बेटा, 1928 के आसपास पहुंचते पहुंचते यह रोग आपको पूसा में मिल गया, पूसा बिहार में। पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो है पहले यहीं पे था, अब उसको बदल करके दिल्ली लेके चले गए। फ्रॉम पटना इन फरवरी 1933, आपको पटना के आसपास के जो इलाके थे वहां देखने को मिल गया ये रोग, यानी अब ये रोग धीरे धीरे फैल रहा था। एट मेरठ, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, एंड देहरादून, यहां बेटा ये जुड़ा रहेगा, मेरठ एंड देहरादून, द डिजीज वर ऑब्जर्व्ड इन सेकेंड क्रॉप जनवरी टू मई इन मार्च 45। याद रखो बेटा, देहरादून और मेरठ के में आसपास जो दिखाई दिया 1945 के आसपास। यानी रोग का फैलाव देखो, धीमे 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 रोग कैसे फैल रहा है पूरे देश भर में। इट वॉज नॉट प्रेजेंट एट दीज प्लेस इन द फर्स्ट क्रॉप। ठीक है बेटा, अक्टूबर से जनवरी में जो क्रॉप लगाई जा रही थी उसमें ये रोग नहीं मिल रहा था बेटा, अक्टूबर से जनवरी वाले में नहीं, जनवरी से मई वाले डिजीज में फैल रहा था। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन प्लेन उत्तर प्रदेश coincided with large scale introduction in cold storage in the area since 1943, and lead blight has been making regular appearance। अब देखो बेटा, हर जगह पे थोड़ा बहुत ये दिख रहा था थ्रू आउट द प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हाउएवर इपीफाइलोटिक और रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन सर्टेन एरिया। याद रखो बेटा, ये रोग केवल कुछ ही जगह पे मौजूद नहीं था, न तो लगभग हर जगह ये डिजीज फैला हुआ था। ये रोग जो है वो फैला हुआ था। हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। द डिजीज ऑकर आल्सो इन टोमेटो। याद रखो बेटा, सेम फैमिली है, एक ही फैमिली है, आलू और टमाटर की फैमिली सोलेनेसी है। और ये रोग था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये टमाटर में भी देखने को मिल रहा था इसके लक्षण। एट अबाउट ब्लॉसम एट एनी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बट मोस्टली इन जनवरी। ब्लाइट एपियर, ब्लाइट मतलब होता है झुलसा हुआ लक्षण, पत्तियां झुलसने लगेंगी। ब्लाइट एपियर इन फोलिएज। याद रखो बेटा, इसलिए होता है कुछ पौधों को तुम लोग देखते हो लगता होगा कि पत्तियां इसकी झुलस गई हैं, जल गई हैं। वेयर इट ऑकर कॉज ब्राउन, ये पत्तियां झुलसी हुई थी और भूरे रंग की हो जा रही थी। डेड स्पॉट दिख रहा था उसके ऊपर, और जो डेड स्पॉट था वो डेड स्पॉट एरिया फैल रहा था, एक्सटेंडेड डेड एरिया मोर फ्रिक्वेंटली अंटिल लीव्स आर किल्ड। जब तक पत्ती मरने जा रही थी तब तक डेड स्पॉट जो था पत्तियों के ऊपर, जो सूखने का जो धब्बा था वो बढ़ते जा रहा था। दीज ब्लाइटेड एरियाज, याद रखो बेटा, जो ये झुलसे हुए एरिया थे, फर्स्ट एपियर हो गया एज फेडेड ग्रीन। जब शुरू में पत्तियों के ऊपर दिखाई दे रहा था तो लग रहा था कि जो हल्का रंग है, हरा रंग जो है वो हल्का हो जा रहा था, और ये छोटे पैच के रूप में दिख रहे थे। विच सून टर्न टू ब्राउनिश ब्लैक लेशन। याद रखो बेटा, ये जो हल्के हरे रंग के धब्बे थे वो जल्दी ही भूरे काले रंग के धब्बों में बदल जा रहे थे। नॉट डिलिमिटेड इन साइज एंड इनलार्जिंग रैपिडली इन फेवरेबल वेदर। याद रखो बेटा, ये जो धब्बे थे वो एक लिमिटेड एरिया में नहीं थे, ये इनका एरिया जो धब्बों का था वो फैलते चला जा रहा था, और उस समय तक फैल रहा था जब तक पत्तियां नष्ट नहीं हो जा रही थी, और ये मौसम के हिसाब से आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। आगे द डेड एरिया अपीयर एट द टिप और मार्जिन। याद रखो बेटा, जो पत्ती का जो डेड एरिया था, ठीक ना, जो पत्तियां मर रही थी वो कहाँ था। आप जब कभी पत्ती देखते होगे
ठीक है। तो पत्ती का ये हिस्सा है, तो टिप से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, और ये डेड एरिया किनारे किनारे फैलता चला जा रहा था, ठीक है बेटा। ये किनारे किनारे ये डेड एरिया जो था पत्तियों के मार्जिन पे लगते चला जा रहा था। वैसा ही है ऑफ द लीफ एंड स्प्रेड डाउनवर्ड और इनवर्टेड रेट ऑफ स्प्रेड। आगे बेटा, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, इफ मॉइस्ट वेदर prevails, the entire leaf may be killed from 1 to 4 days। याद रखो बेटा, अगर इस मौसम में बारिश हो जाए या नमी हो जाए तो पूरी की पूरी पत्ती 1 से 4 दिन में ही खत्म हो जाया करती थी। आगे पढ़ना बेटा, if dry weather follows the appearance of lesion, the infection advances slowly and affected area curled and shrivel, while under moist condition they remain limp and soon decay। याद रखो बेटा, अगर मौसम सूखा रहता था, अगर मौसम सूखा है तो ये जो धब्बे हैं, ठीक है, इनका जो फैलने का रफ्तार था, पत्तियों के ऊपर जो रोग फैलने का रफ्तार था वो स्लो था। पत्तियों के जो एरिया प्रभावित हो रहे थे वो धीमे धीमे प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अगर मौसम नमी वाला हो गया, ठीक है, तो ये जो रोग का फैलाव था पत्तियों के ऊपर वो बहुत तेजी से हो रहा था। ऑफन गिविंग एन ऑफेंसिव स्मेल वेरी ऑफन व्हेन वेदर टर्न ड्राई आफ्टर अपीयरेंस द स्पॉट द लेटर रिमेन रिस्ट्रिक्टेड साइज एंड डेड एरिया लुक हार्ड। अगर मौसम सूख जाया करता था, सपोज दैट कि तेजी से फैल रहा है और उसके बाद मौसम सूखा हुआ हो गया, तो जिस जगह पे रोग के लक्षण दिखाई दे रहे थे पत्तियों का वो हिस्सा सूख जाया करता था, इजिली ब्रेकिंग और जल्दी से टूट जाता था, अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लेमिना सरफेस। याद रखो बेटा, जो पत्ती का जो एरिया होता है उसे हम लोग लेमिना बोलते हैं, चौड़ा फोटोसिंथेटिक भाग जो होता है उसको हम लोग लेमिना कहते हैं। जो जितना इफेक्टेड पार्ट था, जैसे पत्ती का जो इफेक्टेड पार्ट था, ठीक है, सपोज दैट इतना पार्ट इफेक्टेड है तो ये पार्ट सूखने के बाद ये नीचे झड़ जाया करता था, ठीक है, गिर जाया करता था। आगे, एट दिस स्टेज द सिम्टम्स आर वेरी ऑफन कंफ्यूज विथ अर्ली ब्लाइट डिजीज बाय द फार्मर। याद रखो बेटा, ऐसे कंडीशन में जो किसान थे, ठीक है, जो किसान थे वो इस बात पे कंफ्यूज रहते थे, याद रखो बेटा, वो इस बात पे कंफ्यूज रहते थे कि जो लक्षण है, ठीक है, जो लक्षण है, ठीक है, जो रोग लक्षण है पौधे के ऊपर वो अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है। अर्ली ब्लाइट में क्या होता है, शुरुआत के दिनों में ही, ठीक है, संक्रमण के शुरुआत के दिनों में ही जो पत्ती सीडलिंग के फॉर्म में होता है, छोटा पौधा होता है, उसी समय रोग लग जाता है और पौधा मर जाता है। लेट ब्लाइट में क्या होता है, अंत में ये रोग लगता है बेटा, ठीक है, रोग लक्षण जो होता है वो अंत में लगता है और पौधे मरते हैं। वेरी ऑफन कंफ्यूज हो गया इतना। द वेट रॉट एंड वॉर्म मगी वेयर एडवांस रैपिड एंड इन्वॉल्व इन ऑल लीव्स एंड स्टेम बट इट डज नॉट डेवलप फर्दर टू रीच ट्यूबर। याद रखो बेटा, वेट रॉट जो था, ठीक है, वेट रॉट जो था वो गर्म जगहों पे वो तेजी से पत्तियों पर और तने पे फैल रहा था, लेकिन जो इसका संक्रमण था, यानी रोग का जो संक्रमण था वो कंद में नहीं जा रहा था। आलू का कंद जो जमीन के नीचे हो रहा होता है उसमें नहीं पहुंच रहा था। आगे, द ट्यूबर गेट सेपरेटेड द इन्फेक्शन। याद रखो बेटा, जो आलू का कंद था वो संक्रमण से दूर था। याद रखो बेटा, आलू का संक्रमण यानी जो रोग ये आलू में फैल रहा है वो पत्तियों तक और तने तक ही सीमित था, पत्तियों तक और तने तक ही सीमित था। रोग कंद में नहीं जा रहा था, जो हम लोग आलू खाते हैं उसमें नहीं पहुंच रहा था। आगे बेटा, इट इज जनरली द लोअर लीफ। हो गया, फर्स्ट सो द डिजीज बट ऑल पोर्शन आर अफेक्टेड and there are numerous infection in several cases. Primary lesions appearing on petiole and stem as well as upon the leaves। याद रखो बेटा, ये जो रोग के लक्षण थे पहले नीचे की पत्तियों में हो रहे थे, लोअर लीव्स में। सबसे पहले जो
लिटब्लेट ऑफ पोटैटो के लक्षण हैं वो आलू के निचली पत्तियों में लग रहे थे, आलू के पौधे की निचली पत्तियों में लग रहे थे और यहाँ से ये फैल रहे थे। फैल के कहाँ जा रहे थे? तो ये पूरे पौधे पे लग जा रहे थे, ठीक है। और प्राथमिक लक्षण जो था वो पत्ती के डंठल पे दिख रहा था, स्टेम पे दिख रहा था, ठीक है, और पत्ती के सारे हिस्से पर दिख रहा था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। when spot and individual leaflet are examined, अगर आप किसी एक पत्ती को लेकर के उस पे जो धब्बे हैं उनका एग्जामिनेशन करते हैं, उनको देखने का कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तो स्पेशली व्हेन द लीव्स आर स्टिल मॉइस्ट, ठीक है, स्टिल मॉइस्ट अर्ली मॉर्निंग आवर्स, याद रखो पत्ती अगर गीली है सुबह के सुबह, हो गया, आफ्टर ह्यूमिड वेदर, ठीक ना, अगर नम मौसम है उसके बाद पत्ती को सुबह देखा जाए और वो गीली है तो उस पर अज्यून आउटसाइड द पर्पलिश लेशन, याद रखो बेटा, जहां भी इन्फेक्शन था उसके बाहर बाहर एक जगह दिखता था जो बैगनी रंग का था, इज फाउंड, यहाँ लिखा हुआ है इज फाउंड टू शो अ पैलर देन नॉर्मल ग्रीन, याद रखो बेटा, वहां जो पर्पलिश बाउंड्री थी वो नॉर्मल ग्रीन के बजाय हल्के हरे रंग की दिखती थी, हो गया, ग्रीन मर्जिंग इनटू द लैटर, वाइल ऑन लोअर साइड, अगर उसी धब्बे के नीचे की ओर देखा जाए द लीफ इज ग्रेज मिल्ड्यूज ग्रोथ, हो गया, अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ लेशन, अगर वहीं पे देखा जाए तो मिल्ड्यूज ऊपर अवेलेबल थे और धब्बे दिखाई देते थे, याद रखो बेटा, ग्रेइश कलर के, कैसे, धूसर रंग के। द रीजन वेयर द पेल एंड पर्पलिश टिश्यू ज्वाइन, जहां हल्का हरा रंग और जहां बैगनी रंग के टिश्यू एक दूसरे को ज्वाइन करते थे उस क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है। दिस व्हाइट इज हेज कंसिस्ट ऑफ एरियल फ्रूटिफिकेशन, अगर उस जगह को ध्यान से देखा जाए, उस जगह ध्यान से देखा जाए तो जो भी रोगजनक था, जो भी पैरासाइट था, उसके स्पोर वहां दिखाई देते थे, उसके स्पोर जो थे वो दिखाई देते पैरासाइट्स विच हैव ग्रोन आउट टुवर्ड द स्टोमेटा, अगर आप जहां भी इन्फेक्शन है उस जगह को देखते थे तो उस जगह के स्टोमेटा से उनके फ्रूट्स यानी उनके स्पोर बाहर निकले हुए थे। इन ड्राई वेदर, याद रखो बेटा, इन ड्राई वेदर दीज मिल्ड्यूज डिसअपियर, जो मिल्ड्यूज था वो सूखे मौसम में गायब हो जा रहा था। इफ कूल एंड मॉइस्ट वेदर रिटर्न द फंगस बिकम एक्टिव, याद रखो बेटा, फिर से अगर पत्ती पे नमी आ रही है या मौसम नम हो जा रहा है तो फिर से वो कवक जो थे, फंगस जो थे, वो एक्टिव रूप से दिखने लगते थे। द करेस्पॉन्डिंग सिम्टम्स एंड प्रोग्रेस रीअपियर, अगर फिर से मौसम नम हुआ फिर से दिखना शुरू हो जाते थे। इन दिस कंडीशन, ध्यान सुनते रहिएगा आप लोग, अगर कंफ्यूजन होता है तो इसे दोबारा सुनिए, ठीक है। और अपना जो बीएससी पार्ट 1 की बुक है, जो भी बुक आपके पास है, उस बुक में इस चैप्टर को खोल लीजिए और मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते जा रहा हूं, अपने चैप्टर के डायग्राम से मिलाते जाइए, ठीक है। वैसे तो ये लिखा हुआ है, इसको पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन डायग्राम के लिए आपको अपनी बुक खोलनी होगी, ठीक है बेटा, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस कंडीशन देयर इज एन अबंडेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पोर, याद रखो बेटा, इस कंडीशन, जो मिल्ड्यूज बोल रहे हैं बार बार, इस कंडीशन में जो पैथोजेन था वो बहुत तेजी से स्पोर पैदा कर रहा था और रोग को फैला रहा था। रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, पोटैटो ट्यूबर आर आल्सो इन्फेक्टेड, याद रखो बेटा, जो आलू का कंद होता था वो भी संक्रमित हो रहा था, इन द फील्ड, खेत में, स्टिल अटैच टू द प्लांट, दे गेट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड समटाइम स्टोरेज, याद रखो बेटा, जो आलू का कंद जमीन के नीचे लग रहा था संक्रमण वहां तक भी पहुंच रहा था, या फिर जब इसको हार्वेस्ट कर रहा था किसान तब, अदरवाइज इसे कोल्ड स्टोरेज में रख रहा था तब ये संक्रमण यहां तक पहुंच जा रहा था बेटा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहा है। द इफेक्ट अंडर फील्ड कंडीशन इज सेकेंडरी और प्राइमरी, याद रखो बेटा, जो फील्ड कंडीशन में जो प्रभाव पड़ रहा था फील्ड कंडीशन में वो सेकेंडरी था या प्राइमरी था। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। द अर्ली अटैक ऑफ डिजीज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ टॉप विल बी रिड्यूस
द साइज एंड नंबर ऑफ ट्यूबर। याद रखो बेटा, अगर इस रोग का संक्रमण फसल में समय से पहले हो जा रहा था, अगर समय से पहले होता था तो उसका रिजल्ट क्या होता था कि आलू का जो साइज है, ठीक है, जो कंद का साइज है जिसे हम लोग खाते हैं उसका साइज छोटा हो जा रहा था और आलू की संख्या भी कम लग रही थी। ठीक है, आगे है, बट द प्राइमरी इन्वेशन ऑफ ट्यूबर बाई स्पोरेंजिया और जू स्पोर फॉलिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड लीव्स एंड रीचिंग द ट्यूबर थ्रू द सॉइल कॉज रोटिंग। याद रखो बेटा, अगर पत्तियों से होकर के, अगर पत्तियां नीचे गिर रही थी और ऐसी पत्तियां जिसमें फंगस या पैथोजन मौजूद था, रोगजनक जो फंगस है वो मौजूद था, तब क्या हो रहा था, पत्तियों से वो सॉइल में, मिट्टी में पहुंच रहा था रोगजनक फंगस, और वहां से वो आलू के कंद तक पहुंच जा रहा था। अगर ऐसा हो रहा था तब वो रॉटिंग उत्पन्न कर दे रहा था या सूखा या इसे वेट रॉट, इसकी वजह से जो उसका कंद था उसमें वेट रॉट जैसा लक्षण देखने को मिल रहा था। आगे, टेम्परेचर प्रिवेलिंग एट द टाइम, द फर्स्ट साइन ऑन ट्यूबर इन्फेक्शन इज द ब्राउन टू पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। आप आसानी से पहचान सकते हो कि आलू के कंद में रोग लगा है। कैसे पहचानोगे? तो उसका साइन ये था कि अगर संक्रमण हो गया है तो आलू का जो छिलका था वो भूरे रंग का या बैगनी रंग का हो जाया करता था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फॉलोड, इसके बाद फॉलोड बाई ब्राउनिश ड्राई रॉट विच एक्सटेंड टू अबाउट हाफ सिम्टम एंड क्वाइट डिस्टिंक्टिव एंड द इंटायर अफेक्टेड ट्यूबर में भी रैपिडली डिकेड इन स्टोर। याद रखो बेटा, ये जो लक्षण था वो तेजी से फैल रहा था और पूरे आलू के कंद में फैल जाता था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो कंटेनर में रखे हुए आलू थे उनको भी ये संक्रमित कर रहा था। द वेट रॉट फेज ऑफ डिजीज मोर कॉमन अनलेस आइडियली। याद रखो बेटा, वेट रॉट डिजीज जो था वो बहुत ही कॉमन था और पूरा का पूरा कंटेनर में या उस जगह पर रखे हुए आलू खराब हो जाते थे। कूल एंड ड्राई कंडीशन आर मेंटेन्ड। The slimy soft decay generally the affect the secondary bacteria which is followed by blight development। याद रखो बेटा, ब्लाइट डेवलपमेंट के बाद कुछ बैक्टीरिया जो द्वितीयक बैक्टीरिया थे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और आलू को के फसल को या आलू को के कंद को नुकसान पहुंचा रहे थे। इन मोस्ट एटमॉस्फेयर द रिजल्ट, द टफ्ट ऑफ माइसीलियम एंड स्पोरेंजियोफोर ऑफ फंगस appear on the surface of tuber। ठीक है बेटा, अगर मॉइस्ट एटमॉस्फेयर रहता था तब क्या होता था, तो जो फंगस थे उसके जो कवक जाल थे, माइसीलियम थे, और उसके जो स्पोरेंजियोफोर थे, ऐसे हाइफा जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लग रहा था, वो स्पोरेंजिया स्टोमेटा कंद से होकर के बाहर आ जाया करते थे। आगे, ये तो हम पूरा सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं। अब आगे ये कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कॉजल ऑर्गेनिज्म यानी रोग जनक कौन है? द डिजीज इज कॉज्ड बाई। याद रखो बेटा, ये जो रोग उत्पन्न हो रहा था, लेट ब्रेड ऑफ पोटैटो जो था वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण हो रहा था। ठीक है, यहाँ फंगस दिया हुआ है। डेब्रीज, जो पत्तियों का सड़ा गला हिस्सा था जिसमें ये फंगस मौजूद था, जब ये जमीन पे गिर रहा तो ये फंगस कौन सा था? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। द माइसीलियम ऑफ फंगस इज इंडोफाइटिक। याद रखो बेटा, इसका जो कवक जाल है वो पौधे के अंदर रहता था, यानी पौधे के अंदर अपना विकास करता था। ठीक है, ठीक है बेटा, ये कैसा था? कंसिस्टिंग ऑफ हाइलाइन एंड मच ब्रांच्ड सिनोसाइटिक हाइफा। ठीक है, ये कैसा था? तो ये पारदर्शी था, शाखान्वित था और बहुकेंद्र की हाइफा था, यानी इसके एक सेल में, एक कोशिका में केंद्रकों की संख्या बहुत अधिक थी, एक से ज्यादा थी। विच आर इंटरसेलुलर। याद रखो बेटा, यह इंटरसेलुलर था। ठीक है, यानी यह सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था, सेल्स के बीच में था। विथ सिंगल और डबल क्लब शेप्ड हस्टोरिया। ठीक है बेटा, इसमें हस्टोरिया की जो संख्या थी, यानी चूसकांग बोलते हैं, इसकी संख्या जो थी वो 1 या 2 हो सकती थी। आगे है,
द स्पोरेंजियोफोर arise from the internal mycelium through stomata and through lenticles on the tubers। याद रखो बेटा, स्पोरेंजियोफोर कहाँ से निकल रहा था? तो ये स्टोमेटा से होकर निकल रहा था, या फिर जो ट्यूबर था, जो कंद, आलू का जो कंद होता है जो बीच बीच में से फटा हुआ है, वहां से इसके स्पोरेंजिया बाहर आ जा रहे थे। स्पोरेंजिया किसे कहते हैं? तो बीजाणुधानी, ठीक है, जो स्पोर रखने वाली जो थैली होती है उसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। दे आर सिलेंडर, हाईलाइन, ब्रांच एंड इनडिटर्मिनेट। याद रखो बेटा, ये जो स्पोरेंजिया था वो कैसा था? बेलनाकार था, हाईलाइन था और ब्रांचेस भी थे इसमें। आगे, द ब्रांचिंग इज सेपरेज लिखा हुआ है, क्लियर, सेप्टेट होना चाहिए। आगे, द स्पोरेंजियोफोर आर रिलेटिवली थिक वॉल्ड। जिसका स्पोरेंजियोफोर था, जिसमें स्पोर थे, ठीक है बेटा, उसकी दीवार मोटी थी, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। इसकी जो वॉल थी वो बेटा मोटी थी, ठीक है, थिक वॉल। सो क्रॉस पार्टीशन, थिक वॉल थी और क्रॉस पार्टीशन था। एंड द साइड ब्रांच शो बल्बस enlargement at interval, जगह जगह। आगे, द स्वेलिंग इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द स्पोरेंजिया अटैच, ठीक है, जो फूलापन था ये बता रहा था कि स्पोरेंजिया कहाँ लगा हुआ है। आगे बेटा, द स्पोरेंजिया आर मल्टी न्यूक्लिएट। किसके स्पोरेंजिया के बारे में बात हो रहा है? तो ये जो हम लोग अभी देखे हैं इसके बारे में, स्पोरेंजिया जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट है बेटा, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस रहते थे, ठीक है, यहां लिख रखा है 7 to 30 न्यूक्लियाई, थिन वॉल्ड, ठीक है, थिन वॉल्ड, हाईलाइन, ओवल और पियर शेप्ड विथ अ डिफिनिट पैपिला एट द एपेक्स ऑफ दैट मेजर, ठीक है, पैपिला थे और इनका जो साइज था 22 to 33 इंटू 16 to 25 माइक्रॉन। स्पोरेंजिया के साइज की बात कर रही है। The sporangium first developed at the tip of branch। याद रखो बेटा, जो स्पोरेंजियम था वो जो भी स्पोरेंजियोफोर था उसके टिप पे डेवलप हो रहा था, उसके टिप पे, ठीक है। आगे, as soon it is mature the tip swell slightly and proliferate। याद रखो बेटा, टिप जो था वो फूल जा रहा था, वो बड़ा हो जा रहा था, and turn the attached sporangium to side as elongation of sporangiophore proceeds। आगे, the sporangium may germinate but most commonly content of sporangium cleave to form number of zoospores। ध्यान रखो बेटा, स्पोरेंजियम में जर्मिनेट, स्पोरेंजियम अंकुरित होता था, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है, स्पोरेंजियम क्लीव्स, फट जा रहा था और ढेर सारे जूस्पोर्स उसमें निकल रहे थे, which emerge through papilla and swim away, वो तैर के बाहर निकल जा रहे थे। The method of germination of sporangia is largely governed by temperature। याद रखो बेटा, स्पोरेंजिया अगर अंकुरित हो रहा है तो ये गवर्न किससे हो रहा है? तो टेम्परेचर के थ्रू। आगे लिखा हुआ है लो टेम्परेचर फेवर द जूस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अगर टेम्परेचर कम है तो जूस्पोर बन जाता था, while at high temperature sporangia germinate by germ tube। Zoosporangia germinating at 24 degree centigrade or above from secondary zoosporangia at the tip of the germ tube। आगे बेटा, the relative humidity is about 90% is necessary for germination of sporangia। याद रखो बेटा, अगर स्पोरेंजिया को जर्मिनेट होना है तो टेम्परेचर कितना चाहिए? 24 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव चाहिए, और दूसरी चीज ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए? तो 90% ह्यूमिडिटी चाहिए। आगे बेटा, द जू स्पोर्स आर बाईफ्लैजलेट। जैसे आप सुन रहे हो जू स्पोर, जू स्पोर मतलब होता है ये चल बीजाणु। ऐसे स्पोर्स जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं उसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स के पास 2 फ्लैजला था बेटा। आगे, द फ्लैजलम पॉजेज फाइन हेयर्स while other does not। याद रखो बेटा,
यहाँ लिखा हुआ है उसके एक फ्लैजलम के पास फाइन हेयर थे, बहुत पतले पतले रोए थे, दूसरे के पास नहीं था। आगे, द फ्लैजला आर प्रोवाइडेड विथ पैडल लाइक स्ट्रक्चर एट देयर टिप। ठीक है, आगे, आफ्टर फ्यू मिनट ऑफ एक्टिविटी द जू स्पोर लूज देयर फ्लैजला कम टू बी रेस्ट। ठीक है बेटा, कुछ देर तक स्प्रिंजस निकलने के बाद जू स्पोर जो था कुछ देर तक सक्रिय रूप से तैर रहा था, उसके बाद अपने फ्लैजला को लूज करके एक जगह सेटल डाउन हो जाता था। ठीक है, देन जर्मिनेटेड बाई जर्म ट्यूब विच पेनिट्रेट द एपिडर्मिस ऑफ होस्ट डायरेक्टली और थ्रू द स्टोमेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इज नॉट वेरी कॉमन इन नेचर। आगे बेटा, द एंथ्रीडियम is empigynous, the oogonium is spherical, the germination of oospore has been seen। आगे लिखा हुआ है, it is presumed that the germinates by germ tube। Phytophthora infestans comprises several races। याद रखो बेटा, इस पैथोजन के कई रेसेस हैं। डिफरिंग पैथोजेनोसिटी ऑफ होस्ट जीनोटाइप। आगे बेटा, इन इंडिया 1965 द physiologic race flora of fungus was similar, simple and race 1 to 4 be present। याद रखो बेटा, इसकी कई जातियां या कई रेस अवेलेबल थे। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल पोटैटो वेराइटीज अप टू दैट टाइम अंडर कल्टिवेशन इन कंट्री वर ससेप्टिबल। देखो बेटा, उस समय जितने भी आलू की प्रजातियां थी इस रोग से ग्रसित हो सकती थी। हो गया, बट इंटेंसिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज इज रेजिस्टेंट। अब आप उसके क्षमता को रोक सकते थे। कैसी इंटेंसिटी है पौधे की। इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट पेरेंटल लाइन्स एंड कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन रेजिस्टेंट वेराइटीज। हो गया, वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री। आगे लिखा हुआ, फिजियोलॉजिक रेस ऑफ फ्लोरा चेंज एंड देयर सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस रेसेस आर डेवलप्ड। इन 1971 रेस 3:2, ठीक है बेटा, 3:1, 3:1 and 4 were detected. Now at least 14 different races of the fungus are known to be occur in northeastern alone। याद रखो बेटा, आज की डेट में लगभग 14 ऐसी जातियां हैं जिनको हम लोग जान रहे हैं, जिनको हम जान रहे हैं जो रोग उत्पन्न करती हैं बेटा। ठीक है, और ये जो अगला हिस्सा है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमसे करेंगे, और हम ये जो वीडियो है इसी जगह पे इसको, ठीक है, रोक रहे हैं।